AS 11 की बात करते हैं। AS 11 है फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन करेंसी में तो दिक्कत आती है कि उसे कौन सी वैल्यू पर लिखें, और एवरी ईयर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या करें, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होने की वजह से चेंज हो चुकी होगी उसकी इंडियन रुपी में वैल्यू, तो उसका क्या करें। एक एंटरप्राइज ऐसा हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हो, इन्वॉल्व हो। दो तरीके से हो सकता है ऐसा कि ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो, जैसे सेल की, सपोज आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट में यूएस डॉलर्स में आपका तय हो गया पैसा। या दूसरा ये हो सकता है कि उनका फॉरेन ऑपरेशन हो, फॉरेन में कोई ब्रांच हो उनके, जैसे फॉरेन ब्रांच है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन ट्रांजेक्शन्स को या इस बिजनेस को हमें रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब हम इंडिया में हेड ऑफिस है या इंडिया में हम, तो INR इंडियन रुपीज में इसे डिनोट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। हेंस such foreign currency transactions and foreign operations should be translated into the reporting currency, that is Indian rupees, in order to be included in the financial statements of the entity. तो हमारी बैलेंस शीट है, हमारा P&L है, उसके अंदर 99% ट्रांजेक्शन्स रुपीज में, 1% ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में। अब उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एज वेल एज फॉरेन ऑपरेशंस, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना है और कैसे उस एक्सचेंज को डील करना। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में क्या आएगा, ये जो भी हमने देखा, स्टैंडर्ड कहां पर अप्लाई होगा, ट्रांजैक्शंस पर जो फॉरेन करेंसीज में है, और फॉरेन ऑपरेशंस पर उनको ट्रांसलेट करने में। जैसे हमने ब्रांच का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमारी फॉरेन ब्रांच थी, तो उसे फॉरेन ब्रांच पूरा US डॉलर में सपोज है, तो उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है, क्या रेट यूज होगा, वो हम AS 11 के हिसाब से ही हमने यूज किया। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक इंटीग्रल होता है, एक नॉन इंटीग्रल होता है, उसी। और साथ ही साथ दिस स्टेटमेंट also deal with accounting for foreign currency transaction in the nature of forward exchange contract. सपोज आपको 3 महीने के बाद 10,000 US डॉलर की रिक्वायरमेंट है, या 3 महीने के बाद आपके पास 10,000 US डॉलर आएंगे। अब आज US डॉलर का रेट कुछ और है और 3 महीने बाद कुछ और होगा, तो 3 महीने बाद क्या होगा वो अनसर्टेन है, ये पता नहीं है। लेकिन आप अभी से ही डीलिंग कर सकते हैं। सपोज बैंक से डील कर लिया और आपने उनसे तय कर लिया कि 3 महीने बाद आप US डॉलर देंगे या लेंगे, उसका रेट ये होगा, तो उसे हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एन एंटरप्राइज प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये नहीं बताता ये तो कन्वर्जन करना बताता है, जिसमें आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट कौन सी करेंसी में करें उसके बारे में ये बात नहीं करता है। However, an enterprise normally uses the currency of the country in which it is domiciled. तो जहां जिस कंट्री से कंपनी बिलोंग करती है उसी में ही उसी करेंसी को यूज करती है। If it uses a different currency, the standard requires disclosure of the reason for using that currency. अब कोई इंडियन कंपनी है, वो इंडिया की बजाय US डॉलर्स में सब कुछ कर रही है, तो उन्हें बताना पड़ेगा क्या रीजन। The standard also required disclosure of the reason for any change in the reporting currency. For example, all Indian companies are required to present their financial statement in Indian rupees. Thus, for such entities, INR is the reporting currency. Alternatively, in case Indian company is a subsidiary of a company located in the US,
The parent may require the company to present the financial statement in US dollars. In such cases, the company is required to disclose the reason for presenting the financial statement in US dollars, currency other than the Indian rupees, the currency of the place where the company is domiciled, that is in. In both the cases discussed above, it may be pertinent to note that Accounting Standard 11 does not prescribe the currency to be used to present the financial statements. However, for all practical purposes, Income Tax Act and Indirect Tax requirement, every company domiciled in India will present financial statements in INR. Deal with presentation in a cash flow statement of cash flow arising from transaction in a foreign currency and translation of cash flow of a foreign operation, which are addressed in AS3 cash flow statement. तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में AS3 में पढ़ते हैं, तो उसी में इसके बारे में बता रखा है कि इसको कैसे हम deal with the exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to the interest cost. तो जो हमारा जो डिफरेंस आता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग में, जो इंटरेस्ट कॉस्ट में एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, तो ये उसके बारे में डील करता है बस, और किसी चीज के बारे में नहीं. डील विद यहाँ पर लिखा है दिस स्टैंडर्ड डज नॉट. तो ये स्टैंडर्ड हमारा AS3 में जो फॉरेन ऑपरेशंस होता है उसके बारे में डील नहीं करता है, और साथ ही साथ जो डिफरेंस आता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग में इंटरेस्ट पोर्शन पर, उस पर भी डील नहीं करता है. साथ ही साथ ये डील नहीं करता है restatement of an enterprise financial statement from its reporting currency into another currency for convenience of user. अगर मान लिया हमारा INR में ऑलरेडी अकाउंटिंग हो रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है, और हम INR से US डॉलर में वहां के लोगों के लिए प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो ये उसके बारे में नहीं बता, है ना. Considering the example above, the Indian subsidiary of US parent will present its financial statement in INR for Indian regulators. However, since the US parent need to consolidate the Indian subsidiary, it will require the Indian company to restate the INR financial statement to US dollars. Such restatement is not covered under AS. कुछ definitions हैं, जैसे कि foreign currency transaction क्या होती है. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है which is denominated in or requires settlement in foreign currency, including transaction arising when an enterprise either buy or sell goods or service whose price is denominated in a foreign currency, borrows or lends fund when the amount payable or receivable is foreign currency, become a party when unperformed foreign exchange contract, or otherwise acquire or disposes of asset or incur or settle liability denominated in foreign currency. तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है जो माल खरीदना, बेचना, लोन लेना देना और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना, असेट को बेचना, सब फॉरेन करेंसी में जिनके बारे में डील हो रहा है उससे रिलेटेड. फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो आज एग्रीमेंट करेंगे और फ्यूचर डेट पे दो करेंसी का आपस का एक्सचेंज, हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं. जैसे मैंने कहा था फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट को यूज करके 3 महीने के बाद क्या रेट होगा, वो रेट फॉरवर्ड रेट कहलाए. Monetary items are money held and asset and liability to be received or paid in fixed or determinable amount of money, that is cash receivable payable. अब जैसे मॉनेटरी आइटम्स में कैश है, कैश 10,000 है तो 10,000 ही है, डेटर्स 10,000 है, हमें 10,000 ही मिलेंगे, चाहे इन्फ्लेशन हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो. अगर वो 10,000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए देगा, वो हमें 10,000 डॉलर है तो 10,000 डॉलर ही देगा. तो मनी में फिक्स है, लेकिन स्टॉक की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वो नॉन मॉनेटरी है. तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो फिक्स अमाउंट नहीं है, जैसे कि
फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉरेन ऑपरेशन क्या है? सब्सिडी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या ब्रांच है, ठीक है, जो अदर देन द रिपोर्टिंग कंट्री है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो आप फॉरवर्ड रेट को यूज करके किसी फ्यूचर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है? जैसे हमारी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ब्रांच में भी था, तो ये एक ऐसा फॉरेन ऑपरेशन है जिसकी एक्टिविटी हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का एक इंटीग्रल पार्ट है। फॉरेन ऑपरेशन दैट इज इंटीग्रल टू द ऑपरेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कैरीज ऑन इट्स बिजनेस एज इट वर ए एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेशन। जैसे इंडिया में कोई बैंक है, अब उस बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक यूएसए में ब्रांच है, तो वो क्या है? इंटीग्रल फॉरेन, वो एक बिजनेस या एक्सटेंशन है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन is a foreign operation that is not an integral foreign operation. When there is a change in the exchange rate between the reporting currency and the local currency, there is a little or no effect on the present and future cash flow from the operation of either the non-integral foreign operation or reporting enterprise. सपोज आपका बिजनेस है यहाँ पर इंडिया में, आपने इंडिया के बाहर ये एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो हमारे बिजनेस का एक एक्सटेंशन या पार्ट नहीं है, अलग से हमने, तो वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन, उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने से सीधा सीधा आपके ऊपर कोई असर नहीं। The change in exchange rate affect the reporting enterprise net investment in the non-operating rather than the individual monetary and non-monetary item. तो एक एक आइटम में चेंज होने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप आपस में ज्यादा कुछ ट्रांजेक्शन करते नहीं, वो बिल्कुल ही अलग है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नेट एसेट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, हमें बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सी आइटम मोनेटरी है और कौन सी आइटम नॉन मोनेटरी। इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये नॉन मोनेटरी में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल चेंज नहीं होते रहते हैं, वो फिक्स अमाउंट हमें देते हैं, तो ये हमारा मोनेटरी में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी चेंज हो जाती है वैल्यू, तो नॉन मोनेटरी में आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो भी नॉन मोनेटरी में आ जाएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, हमने कहा था ये एएस मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, जो एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और एक फॉरेन ऑपरेशन। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी यूज होती है, जैसे बाय सेल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बाय सेल, बोरो, बिकम ए पार्टी, फॉरवर्ड एक्सचेंज या कोई खरीदना बेच। अब इनका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे हो? जैसे आपने माल खरीदा यूएस डॉलर में, आप इंडिया में यूएस डॉलर में माल खरीदा या यूएस डॉलर में माल बेचा या एसेट खरीदी, लोन लिया, तो इनिशियली पहली बार उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, लिखें। A foreign currency transaction should be recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting and foreign currency at the date of the transaction. तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन का रेट आप rate that approximate the actual rate at the date of transaction is often used. For example, an average rate of week or month might be used for all transaction in each foreign currency occurring during that period. However, if the exchange rate fluctuates significantly, तो आपको ऐसा नहीं करना। मतलब आप कभी कभी इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस दिन की ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल, मान लिया आपका बहुत ज्यादा हो रहा है सेल परचेज, आप महीने का एवरेज रेट लेकर भी सब पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है तो ऐसा नहीं करें, अदरवाइज। अब इनिशियली रिकॉग्नाइज आपने कर लिया, अब उसके बाद में जो चेंजेस होंगे उसका क्या करें? तो रिपोर्टिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल रिकॉग्निशन। एक बार लिखने के बाद में अगली बार बैलेंस शीट डेट पर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो क्या करें? For the purpose of showing the effect of change in foreign exchange rates, the transactions are classified into monetary and non-monetary items.
Monetary items are money held and asset and liability to be received or paid in fixed amount of money. Non-monetary जो other than monetary item. At each balance sheet date, हर बैलेंस शीट डेट पर आपको क्या करना है, मॉनेटरी आइटम जो फिक्स मनी में है, मॉनेटरी आइटम डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी that is balance in the bank account, receivable, payable and loan should be reported using the closing rate. तो आपके पास मान लिया यूएसए में एक बैंक है, उसमें पैसा है यूएस डॉलर में। अब आप इंडिया में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसको क्लोजिंग रेट से, ऐसे ही आपने माल बेचा था तो आपने एंट्री बना दी थी डॉलर्स में, है ना। मान लिया सेल की एंट्री बनाई और रोटेटर थे $500 थे, तो मैं रेट था 80 रुपए, आपने कितना लिखा 40,000। आज बैलेंस शीट बना रहे हैं, आज रेट 82 है, आपको इस रेट पर लिखना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग रेट। नॉन मॉनेटरी आइटम लाइक फिक्स्ड एसेट्स which are carried in terms of historical cost should be reported using the exchange rate at the date of transaction। तो जो इनिशियली रिकॉग्निशन था उसको चेंज मत करिए, उसे कंटिन्यू करिए। आपने नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए जो पहली बार रेट यूज कर रहा था उसी को ही कर, ये फिक्स्ड एसेट के लिए बात हो रही। नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन फिक्स्ड एसेट्स which are carried in terms of fair value और net realizable value, जैसे कि इन्वेंट्री होता है ना, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो हम उसको एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जिस दिन हमने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली, उस दिन का एक्सचेंज। द कंटीजेंट लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एट द बैलेंस शीट डेट इज डिस्क्लोज्ड बाय द यूजिंग द क्लोजिंग रेट। कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर आती है, उसे क्लोजिंग रेट। एक्सचेंज डिफरेंस का हम क्या करेंगे, exchange difference arising on the settlement of monetary items or on reporting an enterprise monetary item at rate different from those at which they were initially recorded or reported in previous financial statement should be recognized as income or expense in the period in which they arise। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चेंजेस आता है तो उसे P&L में ट्रांसफर कर। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन foreign currency transaction should be recognized as the income expense in the period they arise। It may be noted that gain on account of exchange difference though not realized may be recognized in the P&L। तो वैसे तो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है लेकिन हम P&L में लिख सकते हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ कर। An exchange difference result when there is a change in exchange rate between the transaction date and date of settlement of monetary items arising from foreign currency transaction। When the transaction is settled within the same accounting year, all the exchange difference recognized in that period। मान लिया डेटर्स है, हमने जब उसको लिखा उस समय 80 रुपीज का रेट था यूएस डॉलर का, एक महीने बाद उसी ईयर में पेमेंट करी उस समय रेट 82 का था, तो हमें 82 के हिसाब से पेमेंट करना लिखना है, लेकिन नोट 80 में लिखा हुआ पेमेंट 82 कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है उसका क्या करें, तो लिखा है उसे भी हम however when the उसे भी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे P&L में। however when the transaction is settled in a subsequent accounting period, अब मान लिया 80 में लिखा और पेमेंट अगले साल हो रही है 82 में, the exchange difference recognized in each intervening period up to the period of settlement is determined by the change in exchange rate during that period। तो ये क्या रखा है कि आप उसको कैसे करेंगे, एग्जांपल देखिए। गुड्स हमने परचेज किए 1121 में, 75 रुपए का रेट था, 15,000 यूएस डॉलर का माल खरीदा 1 जनवरी को, तो कितना हो गया 15,000 इंटू 75, 11,25,000 रुपए से एंट्री बना दोगे आप परचेजिंग की, है ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1 जनवरी को। अब 31 मार्च को ईयर एंड होगा, है ना, और ये मॉनेटरी आइटम है, फिक्स्ड मनी है,
$15,000 ही है। तो 31 मार्च तक ये सेटल नहीं हुई अभी, तो 31 मार्च को हमने पढ़ा था मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट से यूज करेंगे। तो रेट है 74, तो 74 पे 11,10,000 रुपये लिखेंगे, लेकिन हमने ओरिजिनली 11,25 से लिखा था, अब 11,10 से लिख दिया, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। तो ये जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट है इसे हम P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब पेमेंट करने लगे, उस पेमेंट हुई 7 जुलाई को और 73 में, तो अब हमें और फायदा हो गया, मेरे ख्याल से 30,000 रुपए का फायदा हो गया या नहीं, और अच्छा 74 से 73, 15,000 रुपए का और फायदा हो गया, क्योंकि हमने जो पेमेंट करी है वो कितनी करी है, 73 इंटू 15,000, 10,95,000 इन प्लेस ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ 1110। तो जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट है ये भी जाएगा P&L में, लेकिन ये अगले साल के P&L जाएगा, क्योंकि जिस साल सेटल हो। तो बहुत सिंपल है, ईयर एंड बैलेंस शीट तक हर साल उस साल के P&L में डालते रहो, अगले साल सेटल होगा, अगले साल में जाएगा। उसका हिसाब नहीं करते रहेंगे ये पिछले साल का है तो पिछले साल में जाना चाहिए, बड़ी दिक्कत। नहीं नहीं, वो तो चेंज हो रहा है तब हो रहा है ना। मान लिया लास्ट में 75 या 76 हो जाता है, 77 हो जाता है, तो लॉस जाता ना। वो तो जो चेंज हो रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन, ईयर एंड और सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट अगले साल भी नहीं हुई, उससे क्या अगले साल तो 2 ईयर एंड आ जाएगी, हर ईयर एंड पे वैल्यू देखो क्या आ रही है और डिफरेंस को P&L में, जब तक सेटलमेंट। मान लिया ईयर एंड से पहले ही सेटल हो जाए तो भी डिफरेंस को ट्रांसफर कर। कहने का मतलब है जब वो ट्रांजेक्शन सेटल हो, जब तक हर ईयर एंड पर आपको प्रॉफिट और लॉस P&L में ट्रांसफर, और जब सेटल हो जाएगा तब भी प्रॉफिट लॉस P&L में ट्रांसफर। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए लिमिटेड है इंडिया में, इन्होंने सेल करा 1 फरवरी 2022 को 1 लाख $, उस समय रेट 47.69 था, ठीक है। पैसा 3 महीने बाद मिलना था। अब 31 मार्च को रेट हो गया 47.95, तो हमें प्रॉफिट हो गया, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो जो डिफरेंस है प्रॉफिट कितना, 26,000 रुपए, 47.95 माइनस 47.69 इंटू 1 लाख, 26,000 का फायदा हो गया। तो ये हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। और जब हमें पेमेंट मिल रही है उस समय रेट हो गया कम, तो कितना कम हो गया, ये पैसे 6,000 का लॉस हो गया ना। तो ये 6,000 रुपए का लॉस 2022-23 वाले ईयर में ट्रांसफर हो, ठीक है ना। तो इस दिन ये वैल्यू थी 47,95,000 की, ईयर एंड हुआ 47,89,000, सॉरी पहले था 47,69,000। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ ये P&L में जाएगा, फिर यहाँ लॉस हुआ ये P&L में जाएगा। हर बार ईयर एंड या ट्रांजैक्शन सेटल होने पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो P&L में ट्रांसफर होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, बी ने इंपोर्ट किया है माल 2 लाख पाउंड में और एक्सचेंज रेट है 71.5, पेमेंट करनी है 1 महीने बाद और उस समय रेट हुआ 71.85। The entire stock is unsold at the year end when the exchange rate is 71.8. What should be the carrying amount of inventory और इस लॉस को कैसे ट्रीट कर। सबसे पहले तो हमने 71.5 के हिसाब से इसे नोट किया होगा 2 लाख को, तो क्या अमाउंट आया 1,43 लाख ना। पेमेंट हुई इसकी 2 लाख पाउंड इंटू 71.85, 1,43,70,000। तो जो 70,000 रुपए का लॉस है उसको हमने P&L में चार्ज कर, ठीक है। Assuming that there is no change in the net realizable value, inventory will be shown at 1,43,00,000, क्योंकि ये नॉन मोनेटरी है। तो इसके लिए हमने नॉन मोनेटरी एसेट के लिए बोला था कि उसी वैल्यू पर रहेगा। अगर कोई फेयर मार्केट वैल्यू
में चेंज आया है तो उस दिन की एक्सचेंज रेट को यूज कर, नहीं तो वही रहेगा ना। तो इसमें क्या रहेगा, जब हमने खरीदा तो हमने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर पेमेंट करी क्रेडिटर्स डेबिट 1.437 है ना, तो पेमेंट करी 1.437। तो ये जो हमारा लॉस हो गया ना, एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई, तो ये P&L में ट्रांसफर, या हम इसी में ही दोनों एंट्री को एक साथ भी कर सकते, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। जो स्टॉक है वो तो उसी वैल्यू पर रहेगा ना, ये तो इसी वैल्यू पर ही रहेगा स्टॉक में, तो कुछ चेंज हमने करा नहीं। अगर वैल्यूएशन करेंगे फिर बात अलग, अदरवाइज नहीं। ये भी सेम वैसा ही है। हमने जब खरीदा तो उस समय रेट है 45 रुपए, तो 4.5 लाख रुपए में लिख दिया। ईयर एंड पर जो इसका रेट आया वो आया 44 रुपए, तो हमने हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 45 की जगह 44 के हो गए, तो हमारा फायदा हो गया 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया P&L में। और उसके बाद में फिर जब सेटलमेंट हुई 43 में, तो वही हमारा फिर से प्रॉफिट हो गया, उसको भी हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इन्होंने लोन लिया है $4.5 लाख का 1121 को, और इसकी रिपेमेंट होनी है 31 जुलाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बनी। तो अगेन ये हमारी मॉनेटरी लाइबिलिटी है, फिक्स अमाउंट है जो हमें पेमेंट करना है। जिस समय हमने लोन लिया उस समय हमारा रेट 48 है, तो 4,50,000 इंटू 48 हमने 2,16 लाख रुपए से एंट्री बना दी। अब ईयर एंड पर 1 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि लोन है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस लॉस को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 4.5 लाख रुपए, और लोन को बढ़ा दिया ना। और उसके बाद में फिर जब पेमेंट करी 50 पैसे का और नुकसान हो गया, तो 50 पैसे और हमने लोन पर नुकसान होने के P&L में ट्रांसफर, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। तो वही है, हर बार ट्रांजैक्शन करते हुए आप लॉस को लिखते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस एंड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के केस में एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे। तो व्हेन ए फर्म परचेज ए फिक्स्ड असेट, it is initially recorded as per the exchange rate applicable on the date of transaction. The liability in respect of outstanding payment is also recorded at the same manner. However, by the balance sheet date, the exchange rate may change and liability in terms of rupee may be more or less than the initially recorded. तो जो ट्रीटमेंट है AS11 में और स्केड्यूल 3 में, वो दोनों में अलग अलग। AS11 क्या कहता है, AS11 सीधा सीधा कहता है कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसको आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर, ठीक है। लेकिन स्केड्यूल 3 कहता है कि अगर आप जो कहता है कि जो डिफरेंस है लाइबिलिटी में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, उससे हमें असेट की वैल्यू में एडजस्ट, मतलब अगर आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया, ये डॉलर में था, लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई वो लोन को रुपीस में 50 लाख में कन्वर्ट किया। एक साल बाद या ईयर एंड पर बैलेंस शीट डेट पर इस लोन को 53 लाख रुपए को देने पड़े, चेंज की वजह से 3 लाख का नुकसान हो। तो ये कहता है कि जो 3 लाख का नुकसान है इसे AS
11 कहता है ये 3 लाख रुपए का नुकसान P&L में ट्रांसफर, जबकि स्केड्यूल थर्ड कहता है कि ये जो 3 लाख रुपए है ये आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में उसको बढ़ा, तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट। तो जो हमारा ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो अलग है। तो आईसीआई ने 2003 में एक अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, पहले स्केड्यूल थर्ड जो है पहले वो स्केड्यूल 6 होता था पुराना वाला बैलेंस शीट। 2013 हमारा जो कंपनीज एक्ट हमारा कौन सा है 2000 से पहले 1956 चलता था, तो उसमें स्केड्यूल 6 था। तो जब बाद में 2013 कंपनीज एक्ट आया तो उसमें स्केड्यूल थर्ड हो गया। तो पहले ये दिक्कत था, इसके लिए यहाँ स्केड्यूल 6 लिखा है कि 2003 में, उस समय तो स्केड्यूल 6 ही था, दोनों में चेंज होने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि आप इसमें दोनों अब बातें, और हर जगह लिखा है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट या लॉ कोई भी दोनों में आपस में विरोधाभास होगा, दोनों अपोजिट बातें बता रहे होंगे, तो कानून लॉ विल प्रिवेल, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बजाय ज्यादा पावर किसकी है, कंपनीज एक्ट की, उसे माना जाए। तो फर्दर इन December 11 Ministry of Corporate Affairs inserted paragraph 46A in AS 11 of the Companies Rules 2006। According to it, क्या है इसमें कि इन्होंने कहा कि जो भी 1 अप्रैल 2011 या उसके बाद में कोई भी एंटरप्राइजेस है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो अपना P&L में डाले या फिर आप असेट में डाले, वो आपके ऊपर, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आएगा है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बता रखा है, मैं दोबारा से पढ़कर बता दूं। अकॉर्डिंग टू इट, इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 11, an enterprise which had earlier exercised the option under 46 and at the option of any other enterprise, the exchange difference arising on reporting of long-term foreign currency monetary item at rate different from those which they were initially recorded during the period or reported in previous financial statement, insofar they relate to the acquisition of depreciable capital asset, can be added to or deducted from the cost of asset and should be depreciated over the balance period life of the asset। तो यहाँ ये बोल रखा है कि आपने जो भी पहले कर रखा है, आप अब 1 अप्रैल 2011 या उसके बाद, क्योंकि नया पैराग्राफ 46 से इंसर्ट हुआ था, तो इन्होंने कहा आप उसकी वैल्यू को चेंज कर लो चाहो तो, और एडजस्ट कर लो बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू। इन अदर केसेस कैन बी एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व डिफरेंस अकाउंट in enterprise financial statement and amortized over the balance period of such long term asset or liability are recognized as income or expense in such of the period। तो ये जो ऑप्शन है ये इरिवोकेबल है और हमेशा ही आगे चलता रहेगा। मतलब आप एक बार जो चूज कर लो, आप चाहो तो P&L में डालना चाहो P&L में डाल दो, चाहो कि एसेट की वैल्यू में डाल रहे हो तो फिर उसी में डालो। The enterprise exercising such option should disclose the fact of such option, और उन्हें बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे उसको एमोटाइज्ड कर रहे हैं। अनएमोटाइज्ड अमाउंट क्या है, तो इसको समझने के लिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन 7 देखें। सी लिमिटेड ने फिक्स्ड एसेट खरीदी, 6,000 लाख रुपए की एसेट है और 1/4/2025 में इन्होंने खरीदी है। ये फाइनेंस है, इन्होंने एक लोन लिया $US में, जिसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर। जिस समय इन्होंने लोन लिया
उस समय रेट है 40 रुपए और 1 साल बाद रेट है 45 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई, डेप्रीशिएशन है 20% WDV। तो हमें बताना है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया। तो देखो 6000 लाख रुपए है और 40 रुपए का रेट है, तो उसे डिवाइड करके हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो डॉलर है उसमें कितना अमाउंट है का लोन लिया हमने 150 लाख डॉलर का लोन लिया, ठीक है। और 150 लाख डॉलर का लोन लिया और हम लोगों ने 6000 लाख रुपए में फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड कर दिया। अब हुआ साल खत्म, साल खत्म होने पर हम 20% का डिप्रीशिएशन लगा देंगे 6000 पर। 6000 का 20% डिप्रीशिएशन कितना होता है 1200 लाख, ये हम डिप्रीशिएशन लगा देंगे। और जो एक्सचेंज डिफरेंस आया 5 रुपए का आया, और एक्सचेंज डिफरेंस कितनी अमाउंट पर आया 150 लाख पर आया। तो 150 लाख पर 5 रुपए के हिसाब से 750 लाख रुपए ये हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर। ये AS11 का बहुत ही सिंपल है। AS11 कहता है कि भैया जो डिफरेंस है उसे P&L में, और जो हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज करा फिक्स्ड एसेट उसी पे कंटिन्यू करो और उसी पे डेप्रिसिएशन लगा। तो ये AS7 का ट्रीटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहां पर हमने 10,000 US डॉलर का लोन लिया है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमने एक डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदा है। जिस समय हमने खरीदा उस समय रेट 48 है और साल खत्म होने पर उसका रेट 51 हो गया। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑप्शन 46A को अवेल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन 46A को अवेल नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा जो डिफरेंस आएगा P&L में ट्रांसफर कर। तो सबसे पहले लोन लेते हैं 1 तारीख को। तो लोन लेने पर 10,000 डॉलर है और 48 रुपीज का रेट है, तो 4,80,000 रुपए का लोन ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। अब साल खत्म होगा, के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5%। तो 10,000 डॉलर का 5% कितना होता है इंटरेस्ट 500, और उस दिन रेट है 51, तो 51 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25,500 का इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक या फाइनेंस कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। ये AS फाइनेंस कॉस्ट पर इंटरेस्ट डिफरेंस की बात नहीं करता, क्योंकि वो हमारा पहले से ही ड्यू है ही नहीं, ड्यू लोन है। ये तो जितना इंटरेस्ट दे रहे हो उतना डालते रहो। अब फर्क क्या आ रहा है 51, लोन हमारा 48 पे लिखा हुआ है और अब हो गया 51। तो जो डिफरेंस है 3 रुपए का, वो कहता है P&L में ट्रांसफर कर दो। ये AS11 का लो P&L में ट्रांसफर कर दिया, लोन को बढ़ा दिया और P&L में ट्रांसफर कर। ये है जब पैराग्राफ 46A को हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल AS11 को ट्रीट कर। पैरा 46A क्या कहता है, आप अपनी जो चेंजेस है उसे असेट में डालो। तो अब वो कैसे करेंगे, जो चेंजेस अभी अभी हमने यही एंट्री बनाएंगे, पहली एंट्री यही लोन लेने की, इंटरेस्ट देने की एंट्री सेम। अब जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसे P&L में नहीं डाला, पहले लोन बढ़ाया और उसे असेट में डाल दिया, कहां डाल दिया असेट। तो यही फर्क है बस। इसमें कहां ट्रांसफर करें हम P&L में, इसको हम असेट अकाउंट में ट्रांसफर करें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें चेंज हो जाए। तो यहां लिखा है इन दिस केस सिंस द ऑप्शन अंडर सेक्शन अंडर पैरा 46 इज अवेल्ड द एक्सचेंज लॉस ऑफ 30,000 इज कैपिटलाइज्ड, और उसको हम P&L में कैसे इनडायरेक्टली जाएगा, कैसे रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएशन के रूप में, क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन का रेट 10% होता, तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन आता हमारा
वो कितने का था, मान लिया असेट भी $10,000 की ही खरीदी थी, तो हमारा 48,000 का आ जाता डेप्रीशिएशन यहाँ। लेकिन यहाँ पर 4,80,000 है प्लस 30,000 है, 5,10,000, उसका 10%, क्या होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो नेक्स्ट ईयर में हम डिवाइड बाय 9 करेंगे कि 9 साल बचे हुए में उसकी वैल्यू। यहाँ लिखा द लोन वाज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ एंटिटी एंड नॉट टू प्रोक्यूर ए डेप्रिशिएबल एसेट। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाता ना, लेकिन उसको हम पूरे बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो वो एक इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल की तरह अलग पैराग्राफ 46 से यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो लोन है वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया ही नहीं है हमने, है ना, बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए, टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। तो हमारा लोन लिया और फाइनेंस कॉस्ट की पेमेंट करी, जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब ये है उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया है, और इसको हम लोन के टेन्योर में बांट देंगे, पीएनएल जितने टेन्योर में लोन आ रहा है। तो ये सब जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा 46A या 46A को यूज करा या नहीं। फिर भी अगर है तो हमने देख लिया क्या लिखना है। अब हमारा जो बिजनेस है वो फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। तो अगर फाइनेंशियल जो ट्रायल बैलेंस है उसे ट्रांसफर करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फॉरेन ऑपरेशन कौन सा है। The method used to translate the financial statement of a foreign operation depend on way in which it finance and operate in relation to the reporting enterprise. For this purpose, foreign operations are classified either integral or non-integral. Integral foreign operation carries on its business as if there were extension of the reporting enterprise operation. For example, such an operation might only sells goods imported from the reporting enterprise and remit the proceed to the reporting enterprise. मतलब हम जो माल खुद यहाँ बनाते हैं वो हम भेजते हैं फॉरेन कंट्री में, वो माल बेच देते हैं, पैसा होता है वो हमें दे देते हैं, तो हमारा एक ब्रांच की तरह। In such case, change in exchange rate between the reporting and foreign currency, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट आता है, तो इसलिए उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। Therefore, the change in the exchange rate affect the individual monetary items held by the foreign operation rather than the reporting enterprise net investment. In contrast, non operation में क्या होता है, वहां पर हमारा इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है, और नॉन ऑपरेशन कैसे पता चलेगा, वो खुद ही अपने आप से माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं और लोकल करेंसी में डीलिंग कर रहे हैं, वो हमें पैसा लगातार भेज नहीं रहे हैं। तो इनमें एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, देयर इज ए चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग एंड लोकल करेंसी, तो उसका हमारे पास सीधा इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो उस बिजनेस को हम क्या बोल देते हैं, नॉन इंटीग्रल। तो अब हम उसको ट्रांसफर कैसे करें, तो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन, तो जो हमारे बिजनेस का ये एक एक्सटेंशन है, हिस्सा है, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। तो इंडिविजुअल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे जो ट्रांसलेट करेंगे हम कैसे करेंगे, कॉस्ट एंड डेप्रिशिएशन ऑफ टेंजिबल इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द परचेज ऑफ असेट। तो यहाँ पर लिखा है कि जो असेट हमने जिस दिन खरीदी थी उसी दिन का रेट यूज करो, और उसके डेप्रिशिएशन पर भी वही रेट यूज करो, ठीक है। If the asset is carried at fair value or other similar valuation using the rate that existing on the date of valuation, अगर हमारा AS10 में हमने पढ़ा था, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलाएं और उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं, या रिवैल्यूएशन में। तो अगर हम रिवैल्यूएशन करें तो जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन का रेट लगाइए, नहीं तो जिस दिन खरीदी थी उसी दिन का। इन्वेंट्री के लिए भी यही है, सेम, है ना।
जिस दिन का रेट करा है उसी दिन का लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड, तो उसी दिन का रेट आप यूज करिए, और नहीं तो क्लोजिंग रेट यूज कर लीजिए क्योंकि वो ईयर एंड की वैल्यू होती। तो इसमें क्या रहता है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम एक्चुअल रेट यूज करते हैं, जो एक्चुअल रेट था until unless उसका रिवैल्यूएशन हुआ हो। डेप्रीशिएशन के लिए भी उसका वही यूज होता है। मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी आइटम्स, असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए हम लोग क्लोजिंग रेट लेते हैं, जो फिक्स वैल्यू होती है ना। और जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसके लिए एवरेज रेट यूज करते हैं पूरे साल के। जैसे क्लोजिंग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज है, उनके लिए तो हम क्लोजिंग रेट ही यूज कर लेते हैं। और ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट यूज करते हैं, है ना। जैसे और जो डिफरेंस है मॉनेटरी, ये इंटीग्रल ऑपरेशन में जो डिफरेंस होता है उसको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। और जब हेड ऑफिस और ब्रांच की बातचीत हो रही होती है तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट होता है, और ब्रांच की बुक्स में कौन सा अकाउंट होता है, हेड ऑफिस अकाउंट होता है। तो हेड ऑफिस अगर INR में है और ब्रांच US डॉलर में है, तो यहाँ पर ये US डॉलर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये INR में दिखाई दे रहा होगा। तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का रेट हमें पता हो। तो इसलिए हेड ऑफिस अकाउंट को यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम अकाउंट एक ब्रांच की बुक्स में और हेड ऑफिस की बुक्स में सेम चल रहा होता है, ब्रांच और हेड ऑफिस के। तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सैलरी और वेजेस पूरे साल होते रहते हैं, तो इसके लिए एवरेज रेट यूज हो जाएगा। क्रेडिटर्स क्लोजिंग है, फिक्स्ड अमाउंट है, तो क्लोजिंग रेट यूज कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट। परचेजेस के लिए एवरेज। फिक्स्ड एसेट के लिए ओरिजिनल रेट। सेल्स के लिए एवरेज। इक्विटी शेयर कैपिटल जब हमने इशू करा था, तो ये एक तरीके की जैसी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, तो इनके लिए जो रेट था वही वाला यूज कर लेंगे, ओरिजिनल रेट, है ना। लोन्स एंड बोरिंग, तो लोन वगैरह है तो ये हमारी मॉनेटरी एसेट और लाइबिलिटी हो गई। शेयर के लिए अलग ट्रीटमेंट है, अदरवाइज तो हमारा यही चलता है। सन्डी डेटर्स क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा तो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, P&L अकाउंट। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे को अलग अलग वैल्यूज हैं डॉलर में और एक्सचेंज रेट भी यूज हो रहा है। अब बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमने कब खरीदी थी, 42 का रेट था उस दिन। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, कैश और बैंक बैलेंस के लिए क्लोजिंग रेट, परचेजेस के लिए एवरेज रेट, सेल के लिए एवरेज रेट, कमीशन के लिए एवरेज रेट, डेटर्स के लिए क्लोजिंग रेट और क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा उसे P&L में। लेकिन अगर ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है क्या होगा, यहाँ पर assets or liability both monetary and non-monetary of the non-monetary foreign operation should be translated at closing rate। तो ये क्या रखा है, कोई भी एसेट हो कोई भी लाइबिलिटी हो उसे क्लोजिंग रेट पर, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस को एवरेज रेट पर लिखना है आपको, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी वही एवरेज रेट, में तो कोई दिक्कत है नहीं।
और ऑल रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस उसे एक्युमुलेट करिए रिजर्व में, तो उस रिजर्व का नाम क्या होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। इस रिजर्व में डालते रहो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है, ठीक है। For practical reason, a rate that approximates the actual exchange rate, for example, an average rate, एक्सपेंस और इनकम के लिए यूज करते हैं। ये तो हमारा पता ही है एवरेज, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर हर एक पर अलग अलग रेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व दिया है, वो भी क्लोजिंग रेट। कंटीजेंट लाइबिलिटी है, वो भी क्लोजिंग रेट, ठीक है। द इंकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of a non-integral foreign operation in those of the reporting enterprise follow normal consolidation procedures such as elimination of intergroup balance and intergroup transaction of subsidiary. However, an exchange difference arising on intragroup monetary items, whether short-term, long-term, cannot be eliminated against a corresponding amount arising on other intragroup balances, because the monetary item represent a commitment to convert one currency into another and expose the reporting enterprise to a gain through the currency fluctuation. तो याद करिए, आपने एक होल्डिंग कंपनीज का भी चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये कह रखा है कि जब हम उसमें इंटर कंपनी म्यूचुअल डेट वगैरह लेस कर देते हैं ना, तो उसमें अगर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो आपस में अलग अलग डिफरेंस को सेट ऑफ मत, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। When the financial statement of non-integral foreign operation are drawn up to a different reporting date from that of the reporting enterprise, the non-integral foreign operation often prepares the purpose of incorporation in the financial statement of the reporting enterprise statement as at the same date as in the reporting. मान लिया आपका फॉरेन ऑपरेशन है नॉन इंटीग्रल, वो बैलेंस शीट बनाता है 1 जनवरी को या 31 दिसंबर, आपके यहाँ बनती है 31 मार्च को, फिर कैसे करेंगे? तो ये क्या रखा है, क्या वो 31 मार्च को इंकॉर्पोरेशन के लिए अलग से फिर से बनाएगा ताकि आप उसे इंकॉर्पोरेट कर पाए। द एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं आता है हमारे, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं और उस रिजर्व का नाम क्या रखते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व। तो लिखा फॉरेन ऑपरेशन व्हेन ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कंसोलिडेटेड बट इज नॉट होली ओन्ड, जैसे होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग के लिए बोल रखा है। The accumulated exchange difference arising from translation and attributable to the minority interest are allocated to and reported as a part of minority interest. तो याद करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम प्रॉफिट का हिस्सा लिखते हैं, शेयर कैपिटल का, प्रॉफिट का। तो क्या रखा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में भी उनका हिस्सा उसी में लिखो। An enterprise may dispose of its interest in non-integral foreign operation to sale, liquidation, repayment of share capital or anything else. हम उस बिजनेस को जब बेचेंगे, the payment of dividend form part of disposal only when it constituted return of investment. Remittance from non-integral foreign operation by way of repartition of accumulated profit does not form part of disposal unless it is constitute return of the investment. तो ये लिखा है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो वो अलग बात है, आप बिजनेस बेच रहे हो वो अलग बात है ना। इन द केस ऑफ ए पार्शियल डिस्पोजल ओनली द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द रिलेटेड एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस इज इंक्लूडेड इन गेन और लॉस। जब बिजनेस बिकेगा तो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व का बैलेंस है वो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर पार्ट बिकेगा तो उतना पार्ट ही प्रॉफिट और लॉस होगा। The write-down of the carrying amount of non-integral operation does not constitute a partial disposal. आप कभी ऐसा हो रहा है कि आप जो अपने फॉरेन ऑपरेशन को थोड़ा सा पार्शली कैरिंग अमाउंट को राइट डाउन कर रहे हो किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस बंद हो रहा है या आप बेच रहे हो। अकॉर्डिंगली नो पार्ट ऑफ द डिफर्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ राइट डाउन। आप किसी वैल्यू को डाउन कर रहे हो तो उसे बेचना नहीं बोलेंगे, तो उसे आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करें। द फॉलोइंग आर इंडिकेशन
that a foreign operation is a non-integral foreign operation rather than the integral. खुद लोन लेना, खुद लोन की रिपेमेंट करना, अपना माल खरीदना, बनाना, बेचना ना, और डिसीजन खुद लेना बड़े बड़े, ये सब एक इंडिकेशन है कि वो नॉन इंटीग्रल। While the reporting enterprise may control the foreign operation, the activity of the foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy from those of the reporting. ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है, तो ऐसा तो है नहीं वो अपने आप ही चलेगा। हमारे बिजनेस का हिस्सा है तो हमारे बिजनेस के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन अपने आप चल रहे हैं, हमसे सलाह मशवरा कम कर रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स हमारी और उसके बीच में बहुत कम हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही। भाई हम ही माल भेज रहे हैं, वो हमें पैसा भेज रहा है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन, हमारी ट्रांजेक्शन कम है। द एक्टिविटी ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर फाइनेंस मेनली फ्रॉम इट्स ओन ऑपरेशन और लोकल बोराइंग, खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं अपने बिजनेस। कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, अदर कंपोनेंट वो वहीं पर ही अपने आप सेटल हो रहा है। जो सेल है वो भी वहीं पर ही हो रही है। कैश फ्लो डेली टू डेली वो वहीं पर ही अपने आप कर रहे हैं, ना कि हमसे मांग रहे हैं, हम पे डिपेंड नहीं है। सेल प्राइस वो खुद ही ज्यादातर देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, और वहीं के हिसाब से वो हो रहा है। हमसे हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं वहां का सेलिंग प्राइस, वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं वहां की सेल, वहां की एनवायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से। देयर इज नो एक्टिव लोकल सेल मार्केट फॉर द फॉरेन ऑपरेशन प्रोडक्ट्स, ऑल्दो देयर आर ऑल्सो माइट बी सिग्निफिकेंट अमाउंट। जो वो जिसमें डील कर रहे हैं उसका हमारे यहाँ कोई ऐसा मार्केट नहीं, इवन दो हम एक्सपोर्ट करते होंगे फिर भी। अब यहाँ है डी है दिल्ली में, इनकी ब्रांच सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में। ईयर एंड पर हमें बैलेंस दे रखे हैं सिडनी का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 1000 में फिगर दी हुई। कुछ और इंफॉर्मेशन है, हमें इसे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मानते हुए और नॉन इंटीग्रल। तो अगर हम इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मानेंगे ये पार्ट, तो प्लांट एंड मशीनरी को जिस रेट पर खरीदा था उस रेट पर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन को भी उसी रेट पर कन्वर्ट करेंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स को क्लोजिंग रेट पर, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग डेट पर, कैश बैंक को क्लोजिंग डेट पर, परचेज सेल को एवरेज रेट पर, गुड्स एंड टू ब्रांच को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें पता होगा। ये रहा $100,000 है और 100,000 रुपीज है, डॉलर को कन्वर्ट कर देंगे। वेजेस सैलरी को एवरेज रेट, रेंट का एवरेज, ऑफिस एक्सपेंसेस एवरेज, कमीशन रिसीव्ड एवरेज। इसे भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें बैलेंस जो है, ये तो स्टॉक है, पता है रुपीस में कितना, और जो स्टॉक है क्लोजिंग, वो क्लोजिंग रेट यूज कर लेंगे, भारी आए। तो ये सारे रेट यूज होंगे जो मैंने लिखे, 18, 18, 20, 20, 24, 22, एक्चुअल रेट इज गिवन 22, 22, 22, यही सारे रेट है और ये एक्चुअल है। जो डिफरेंस है उसे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब जब इसे सारा नहीं हटाते, नॉन इंटीग्रल में कहता है फिक्स्ड एसेट को भी क्लोजिंग डेट से ली। तो फिक्स्ड एसेट है हमारा, ये 18 की जगह 24 हो जाएगा, है ना। तो मिली है ये डिफरेंस। अगर हम देखते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन और कॉस्ट को 24 पे लिया है, बाकी डेटर्स क्रेडिटर्स 24 थी, ओपनिंग वही था, बाकी सारे रेट सेम। ठीक है, और एक तो ये फिक्स्ड एसेट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और दूसरा
कि जो डिफरेंस आएगा 204 का, इसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ना कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर। तो ये दो बातों का फर्क है। तो ये आराम से हो जाएगा, ये हम ब्रांच में भी कर चुके हैं ना। डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब जब आप बिजनेस बेचेंगे तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो एन एंटरप्राइज में डिस्पोज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो उसको कर सकता है। डिस्पोजल पर हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस का बैलेंस है उसको P&L में ट्रांसफर, ठीक है। चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल को नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल को इंटीग्रल बनाए तो क्या? इन केस देयर इज ए चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल और वाइस वर्सा, द translation procedure applicable to new classification should be applied from the date of change in classification. In case of change from integral to non-integral, the exchange difference arising on the translation of non-monetary asset at the date of reclassification is accumulated in foreign currency translation. तो पुराना तो P&L पर डल चुका, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब इस बार से चेंज करेंगे तो जो डिफरेंस है उसे रिजर्व में ट्रांसफर। अगर हम नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जा रहे हैं, ठीक है, द ट्रांसलेटेड अमाउंट फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन को ही हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लेंगे, क्योंकि पहले तो हम उसको क्या कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जा रहे हैं। तो नॉन इंटीग्रल में तो फिक्स्ड एसेट हमारी क्लोजिंग डेट पे चलती हुई आ रही है, अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ से लाएं, तो उसे ही ओरिजिनल कॉस्ट मान, इसी को कंटिन्यू करवा, और डिफरेंस विच हैव बीन डिफर्ड उसे हम आर नॉट रिकॉग्नाइज एज इनकम अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द ऑपरेशन। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस पहले का हमारा चलता हुआ आ रहा है उसको रखो, जब बिजनेस बिकेगा तब करो। अब आइंदा से जो भी डिफरेंस आएगा उसे P&L में डालते रहो, जो पुराना इकट्ठा है उसे रखो जब तक बिजनेस बिकता नहीं, ठीक है। टैक्स इफेक्ट क्या आएगा एक्सचेंज डिफरेंस पर? द टैक्स इफेक्ट associated with the gain or loss on foreign currency transaction and exchange difference are accounted in accordance with AS 22, which is accounting for tax. तो AS 22 भी हम पढ़ेंगे, टैक्सेशन पर है, कैसे टैक्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? मैंने बताया था आपको 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद हमें फॉरेन करेंसी चाहिए या देना है, खरीदना बेचना है, तो हम अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड एंटरप्राइज में एंटर इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट or another financial instrument that is in substance of a foreign exchange contract। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। हम ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई हमारे रियल ट्रांजेक्शन है, उसके रिस्क से बचने के लिए हम ये कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हेज करना, रिस्क को कम करना। अब आज आपने, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, आज आपने शर्ट बेचने के लिए कांटेक्ट किया यूएसए, उन्होंने कहा कि वो आपसे $10 की शर्ट खरीदे और $1 आज 80 रुपए का है, तो आपकी 800 रुपए की एक शर्ट जा रही है। अब आपकी जो कॉस्ट है इस शर्ट को बनाने के लिए वो 700 रुपए की, और आपको 800 रुपए में आप पता है कि भाई, वैसे तो हमें पता है कि भैया रेट रुपया जो है वो गिरता ही है और यूएस डॉलर प्रीमियम पर ही जाता है, तो आपको बाद में 2-3 महीने बाद पैसा मिलेंगे तो उम्मीद है कि आपको 80 से ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन बाई चांस अगर ये 79 या 78 हो गया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यही अगर आप खरीद रहे हैं, वहां ज्यादा दिक्कत है, आप खरीद रहे हो और आपने इंडिया में इसे खरीद कर इंपोर्ट करके बेचना है 850 में। अब बाहर से खरीद रहे हो 800 में और बेचना 850 में, और अगर 3 महीने का उधार ले लिया आपने, खुश हो रहे हो कि हमने 3 महीने का उधार ले लिया, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे,
अब 3 महीने बाद अगर यूएस डॉलर एक 86 का हो गया तो आपको तो 860 रुपए की एक शर्ट पड़ी और बेचनी 850 की, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। तो उसके लिए स्पेकुलेशन के लिए नहीं, हमने आज ही बात कर ली। आज हम बैंक के पास गए, हमने उनसे कहा कि भैया इतने डॉलर की बात है, रेट बताओ। उन्होंने कहा 81। हमने कहा तय कर दिया। टेंशन तो नहीं है ना, रोजाना देखना तो नहीं पड़ेगा ना डॉलर का रेट क्या हो। तो स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो एस्टेब्लिश द अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी रिक्वायर्ड और अवेलेबल एट द सेटलमेंट, द प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके लिए कुछ प्रीमियम अलग से पे चार्ज भी होता है और रेट जो कम हो रहा है लिखा है प्रीमियम डिस्काउंट अराइजिंग एट द इंसेप्शन ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी amortized एज एन एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ। तो हमें ये बैंक के साथ 81 में तय करा, उसके लिए मान लिया बैंक ने 10-20 हजार रुपए लिए, तो 10-20 हजार रुपए को बोल रखा है जितने समय का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है उतने समय में डिवाइड करो। एक ही साल में खत्म हो रहा है तो एक ही साल का इनकम एक्सपेंस। मान लिया हमने 1 फरवरी को किया 3 महीने का, तो फरवरी मार्च और अप्रैल 2 महीने का लॉस या प्रॉफिट इस साल, 1 महीने का अगले साल। Exchange difference on such contract should be recognized in the statement of P&L in the reporting enterprise in which the exchange rate change। तो जहां पर एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक्चुअल में आपके लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं है। कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल होगा तो वो हम और डिस्कस कर लें। अगर हमने ये कैंसिल किया या रिन्यूअल किया तो उस पे जो हमें प्रॉफिट लॉस होगा, खर्चा वगैरह होगा, वो भी हम पीएनएल में डाल देंगे। तो इलस्ट्रेशन 12 की मदद से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। इन्होंने एक प्लान खरीदा है 1 लाख यूएस डॉलर में 1 फरवरी को, बाई चांस डेट भी 1 फरवरी आ गई और 3 महीने का ही है, तो फरवरी मार्च इस साल और अप्रैल अगले साल, 2 साल इन्वॉल्व हो गए ना। कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और तय कर दिया 49.15 के हिसाब से डॉलर खरीदेंगे, ठीक है। एक्सचेंज रेट 1 फरवरी को 48.85 है ना। अब हम हमारे पास पता है बहुत सारे, ये आप जब फाइनल में आओगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम पढ़ोगे, उसमें तो दुनिया भर की चीजें आएंगी, डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी, बहुत सारी चीजें आएंगी। आप क्या कर सकते थे, आप आज ही खरीद लो ना डॉलर, 3 महीने के लिए रख लो अपने पास, 3 महीने बाद दे दो। लेकिन 3 महीने का डॉलर रखने का खर्चा ज्यादा होगा इन दोनों के डिफरेंस से, ब्याज का नुकसान ज्यादा होगा। उतने समय में आप इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस में लगाओगे, क्या हो सकता है आपके पास आज पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो आज का रेट क्या है 48.85 और फॉरवर्ड रेट क्या है 49। मान लेते हैं अच्छा, इसमें आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 30 पैसे पर डॉलर, इसे क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑफ द, आपको पैसा देना पड़ता, तो आपको 1 लाख पे 30 हजार रुपए का नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है तो 3 महीने में हर महीने का 10 हजार का नुकसान, तो 20 हजार रुपए का नुकसान इस साल का है, जो मैंने आपको समझाया था पहले भी, 10 हजार रुपए का साल का, अगले साल का, ठीक है। इन रिकॉर्डिंग ए फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडिंग फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, द प्रीमियम डिस्काउंट is included and each balance sheet date the value of contract is marked to market and gain or loss is recorded। ये क्या रखा है कि अगर ये स्पेकुलेशन के लिए लिया होता तो फिर हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते, हम लोग देते बैलेंस शीट डेट पे क्या वैल्यू है आज की मार्केट में, आज डॉलर का रेट क्या है, इसे स्पॉट रेट बोलते हैं, उस दिन के रेट को क्या बोलते हैं, और हमारा क्या है उस पर प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो पीएनएल, ठीक है। ये हमारा कब है, जब हम नॉन स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं। मिस्टर ए ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 महीने का दिसंबर में,
तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों ही आ जाएंगे यहीं इसी साल में, अगर वो ईयर एंड 31 दिसंबर को नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है $1,00,000, $1,00,000 का 47.10 में। उस समय रेट क्या है? 47.02। और जब ईयर एंड पर क्लोज कर रहा है अकाउंट, तो उस समय रेट क्या है? 47.15। ऑन 31 जनवरी उसने ये बेच दिया 47.18 के हिसाब से। तो हमें बताना है कि इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, कोई एसेट खरीद बेच तो रहनी तो स्पेकुलेशन के लिए ना। अब इसमें स्पेकुलेशन पर काम कैसे होता है? आपको लगता है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो आपने क्या करा? बैंक से तय कर लिया कि हम आपसे 47.10 के हिसाब से डॉलर खरीदेंगे, और आपको पूरी उम्मीद है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। 3 महीने बाद डॉलर का रेट इससे ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे? बैंक से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 47.10 के हिसाब से खरीदोगे, उस दिन जो रेट होगा उस हिसाब से बेच दोगे, डिफरेंस आप प्रॉफिट का। ये स्पेकुलेशन होता है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा, तो आप बैंक से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आप बैंक को कहेंगे कि हम आपको डॉलर बेचेंगे, रेट बताओ। बैंक ने कहा 47.10, आपको पूरी उम्मीद है उस दिन रेट मार्केट में कम होगा, उस दिन रेट 47 होगा, तो आप उस दिन मार्केट से 47 में खरीद के बैंक को 47.1 में बेच दोगे, वहां प्रॉफिट कम। तो ये होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेटिव। आया कुछ? तो यहाँ स्पेकुलेटिव है, तो स्पेकुलेटिव के लिए इन्होंने कहा बैलेंस शीट डेट पे देखेंगे, और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी टाइम के हिसाब से नहीं बांटेंगे। तो हमारा उस दिन बैलेंस शीट के डेट पर रेट क्या है हमारा? यहां पर ये बोल रखा है, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर स्पेकुलेशन, द प्रीमियम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड। तो हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 31 जनवरी को इन्होंने डिसाइड किया कि 47.18 रुपीज के हिसाब से इन्होंने बेचा है। तो खरीदा कितने का था? 47.10 के हिसाब से खरीदा, और 3 महीने के बाद 47.18 के हिसाब से बेच दिया, तो 8 पैसे के हिसाब से 8,000 का प्रॉफिट हो। तो इस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है? द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट और लॉस, वो आपको बताना है। नेट एक्सचेंज डिफरेंस जो आप रिजर्व में रखकर चल रहे हो, वो आपको बताना है, और वो साल के शुरू में कितना था, साल के अंत में कितना है, ठीक है। उसको रिजर्व एंड सरप्लस में आप दिखाएंगे। When the reporting currency is different from the currency of country, जहां पर आप डोमिसाइल्ड हैं, तो रीजन बताइए क्यों आप अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। The reason for using a different currency should be disclosed. The reason for any change in the reporting currency should also be. When there is a change in classification of significant foreign operation, तो उन्हें बताना पड़ेगा the nature of change, reason of change, impact of change in the shareholder fund, impact on the net profit or loss, वो सब बताना पड़ेगा। Presentation of foreign currency monetary item transaction difference account in the format of Schedule 3rd of Companies Act. No line item has been specified for the presentation of foreign currency monetary item transaction difference account. Since the balance in this represent foreign currency transaction loss, it does not meet the above definition of asset, as it is neither a resource or nor a future economic benefit. Therefore, such balance cannot be reflected in asset. तो इसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में आप प्लस माइनस दिखा दें।
आपके लिए क्या नोट्स है? नीड फॉर अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस फॉर टू रीजन। फॉरेन ऑपरेशन है या for the recording currency of the foreign operation and the reporting currency may be different and the exchange rate between currency fluctuate regularly. The basic question in the accounting for effect of change in foreign exchange rate is determination of exchange rate which are to be used for finding out the exchange difference. तो हमें वो भी यहाँ से पता चलता है। इनिशियली हर एक ट्रांजेक्शन को हम उस दिन के रेट से यूज करते हुए लिखते हैं। बैलेंस शीट डेट पर मेरे अगर कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो उस दिन का भी उसका रेट का इफेक्ट हम रिपोर्ट करते हैं। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे बैलेंस शीट डेट वाले रेट से चेंज करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जस्ट एज फिक्स्ड एसेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन उसी रेट से करते हैं जिस दिन की वो ट्रांजेक्शन है। अदर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम फेयर वैल्यू वाली रेट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग जो पेमेंट के समय हम फिक्स्ड एसेट में भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और ट्रांजैक्शन जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से एडजस्ट होती हैं तो उसको भी हम फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं 46A में। फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल हो सकता है। अगर वो इंटीग्रल है तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, नॉन इंटीग्रल है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में हम ट्रांसफर करें। तो ये AS11 था। ठीक ठाक AS है और फॉरेन करेंसी के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट में हम AS12 पढ़ेंगे जो है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। तो ये हमने कंप्लीट किया AS11।